नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के लिए कार्यसूची में एक अशासकीय संकल्प को शामिल किया गया है। मोहन सरकार अब अनुच्छेद 30 को खत्म करने की तैयारी कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित मदरसों को बंद करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा विधायक अभिलाष पांडे की ओर से यह अशासकीय संकल्प लाया जाएगा। यह संकल्प अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसके प्रबंधन के अधिकार को समाप्त करेगा। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे का कहना है कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। कई बार सुना गया है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा के लिए ओपन स्कूलों में शिक्षा लेनी होती है। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक बच्चों को भी समान शिक्षा का अधिकार मिले ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए इस दिशा में मैंने कदम उठाया है। वहीं भाजपा विधायक उषा ठाकुर और रामेश्वर शर्मा ने अभिलाष पांडे का समर्थन किया है। सुनिए अभिलाष पांडे ने क्या कुछ कहा। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये मानता हूं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उस दिशा पर मेरा ये कदम है। हम उनको समाज की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं, हम उनके विकास के मॉडल पे काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये अशासकीय संकल्प में लेकर आ रहा हूं और सदन के सामने रखने वाला हूं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मदरसों के सवाल पर कहा कि बीजेपी मुद्दे भटकाने के लिए सब कर रही है। असली मुद्दा नर्सिंग मामला है, जिस पर छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। 2021 में भी कई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिनके कार्यकाल में मान्यता और संबद्धता मिली वो अभी भी पद पर बने हुए हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उषा ठाकुर हमेशा धर्म के मामले में बयान देती हैं। सुनिए जयवर्धन सिंह ने क्या कुछ कहा। सदन के अंदर ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मदरसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर उसका जो प्रबंधन है वो अल्पसंख्यक से वापस अब देखिए ये सब उसमें मतलब क्या है। मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो जनहित के विषय हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ऐसे मुद्दे सामने लाती है। इस मामले पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि हम देश में सबको समान दृष्टि से देखते हैं। किसी को अलग शिक्षा क्यों दी जाए? शिक्षा अगर धार्मिक आधार पर है तो धर्म पर ही सीमित रहे तो ठीक है। अगर बुरहान वानी जैसे लोग पैदा हों तो ये चिंता का विषय है। अगर इस तरह के संस्थान के खिलाफ बात हो रही है तो मैं इसके पक्ष में हूं। सुनिए नरेंद्र शिवाजी पटेल का क्या कहना है। ये जब भारतवर्ष में हम सारे भारतवासियों को एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, तो किसी को भी शिक्षा अलग से क्यों देनी? वो देनी है तो केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहे तो समझ में आता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान चलाना जिनसे बुरहान वानी जैसे लोग पैदा हों तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। और यदि ऐसे किसी संस्थानों के खिलाफ कोई बात हो रही है तो मैं तो उसके समर्थन में हूँ। वहीं मदरसों और अल्पसंख्यकों को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंदर सिंह परमार का कहना है कि अवैध मदद से जो धार्मिक शैक्षिक संस्थाएं चलती हैं वह नहीं चलनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है इंदर सिंह परमार ने, आप भी सुन लीजिए। चले लेकिन पारदर्शिता पूर्ण चले और अवैध मदद से जगह जगह चलते हैं वो बंद होना चाहिए। उनकी गतिविधि कैसी होती है वो भी शासन के नियंत्रण में होकर करना चाहिए। अपने देश में संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जो एक स्वतंत्रता है कि भाई कोई भी अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकता है, कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा का लिए संस्थान चला सकता है। लेकिन उन संस्थानों में यदि कोई अल्पसंख्यक
धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक बेटे बेटियों को तो दे, लेकिन उसमें दूसरे धर्म के लोगों को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1930 में जो धार्मिक और भाषाई जो स्वतंत्रता दी गई है उसकी लोग उपयोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर एक बार चर्चा। तो ये अशासकीय संकल्प पर रार मचे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता, आनंद जैन कासलीवाल कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अशासकीय संकल्प, सबसे बड़ी बात। चर्चा की शुरुआत आज हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय से करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये अशासकीय संकल्प क्या है और अनुच्छेद 30 से इसका क्या संबंध है जिस पर रार मची हुई है। तौर पर अशासकीय संकल्प का सरकार के निर्णय से उसका कोई संबंध होता नहीं। अशासकीय संकल्प कई बार सदन में पारित होते हैं और कई बार पारित नहीं होते। ये एक व्यक्ति का अधिकार होता है विधायक का, तो वो अशासकीय संकल्प लेकर आता है। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये जो मदरसे का विषय है, ये कहीं ना कहीं ये मुझे जो लग रहा है कि अगर अशासकीय संकल्प आया है और वो पारित भी हो जाता है और सरकार उस पर अगर संज्ञान लेती भी है, तो ये अल्पसंख्यक समाज के हित की बात होगी। क्योंकि मोटे तौर पर एक सा शिक्षा सत्र रहे, एक सा शिक्षा का स्तर रहे, तो समाज में जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन दूर होगा। कहीं ना ये जो दो अलग अलग धाराएं हैं, तो उन धाराओं से मुक्ति मिलेगी, जो अलगाव का भाव भी दूर होगा और मूल धारा में जो लोग सबकी शिक्षा एक सी होगी। और अगर मान लीजिए शासन के स्तर के शिक्षा मंडल के अंतर्गत वो स्कूल संचालित चलेंगे, शासन की नीतियों के अनुरूप वो चलेंगे, शासन का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार वो चलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं बच्चों की प्रगति होगी और वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सफल करेंगे। तो मैं समझता हूं इनके दोनों दिशाओं में ये निर्णय ठीक है। हालांकि अल्पसंख्यक जो अशासकीय संकल्प का सरकार से कोई बहुत सीधा संबंध होता नहीं है। जी, सरकार का सीधा संबंध नहीं होता है। हम अब आना चाहेंगे आनंद जैन जी के पास। आनंद जैन जी, अशासकीय संकल्प के संबंध में हेलो, अब आपका क्या रुख है, कांग्रेस का क्या रुख है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मदरसों का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, ये पूरे अल्पसंख्यक समाज पे एक कुटाराघात है, पहली बात। दूसरी बात, धारा 29 और 30A का जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया है, ये उसको बदलने की बात कर रहे हैं। तो जो संविधान में अगर किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को अगर अपनी नैतिकता का, धार्मिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे छीन सकती है? तो ये मदरसों का तो नाम है, बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय पे एक तरह का कुटाराघात करना है और इस सब्जेक्ट को नए सिरे से तुष्टीकरण की नीति या जातिवाद की नीति या वोटों के ध्रुवीकरण या देश का मन भटकाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। जबकि मदरसे अपनी जगह चल रहे हैं, जैन धर्म के में भी अपनी नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, सिख समाज में भी पढ़ाया जाता है। तो ये अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये इस पे संकल्प लाने वाले होते कौन है? ना तो इनको, जहां तक मेरा नॉलेज है कि इसमें ये अशासकीय संकल्प कुछ होता नहीं है। अगर ये ला रहे हैं तो एक सिर्फ नौटंकी है, लोगों को गुमराह करने के है और अल्पसंख्यकों पे कुटाराघात करने के लिए एक और कदम है। तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर कुछ होता ही नहीं है, अशासकीय संकल्प कुछ होता नहीं है, सिर्फ नौटंकी है, तो कुठाराघात कैसे हुआ? करने दीजिए नौटंकी। मंजरी जैन जी, नहीं, देखिए, तो ये देखिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये गुमराह कर रहे हैं। जैसा जयवर्धन सिंह जी ने बोला कि ये मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं, नरसिंह घोटाले की बात तो कर नहीं रहे हैं। तो आप मुद्दों को भटकाना है, देश की जनता को डाइवर्ट करना है, आप कुछ भी लेके आइए और उस पर चर्चा करिए। तो आप मुद्दा भटका ही रहे ना, देश की जनता का, प्रदेश की जनता का। आपको क्या जरूरत है अभी ये सब चीजें करने की? बेसिक चीजें बहुत सारी है इस प्रदेश में करने के लिए, पर आप अपने तुष्टीकरण के लिए, जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने कहा है कि अगर जो सभी शैक्षिक सत्र एक साथ शुरू हो और सभी को समान अधिकार मिले, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी बात तो है। नहीं,
नहीं, ये संविधान का अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है। मैं जैन समाज को बिलोंग करता हूँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? आपकी जब इच्छा होगी तब आपको देश को एक साथ लेके आ जाएंगे और आपकी जब इच्छा होगी जब बिखेर देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वो अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 29 और 30 में दिया है। इसमें शैक्षणिक संस्थाएं नहीं, हमारे धार्मिक संस्थानों पे भी हमारा अपना अधिकार है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये एक तरह का वापस देश को या प्रदेश को तुष्टीकरण की नीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, मंजरी जैन जी, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है इस तरह के जी संकल्प ला करके। जी देवेंद्र जी, इसमें संवैधानिक अधिकारों का कहना है, जैसे हम जैन समाज की बात करें तो जैन समाज के बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दी जाती है, हिंदू धर्म के बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दी जाती है। सभी धर्मों के बच्चों को जो जिस धर्म को वो मानते हैं, जिस गुरु को भगवान को मानते हैं, उनके बारे में उनको बताया जाता है। लेकिन शिक्षा ये तो एक धार्मिक शिक्षा हो गई। दूसरा जो शिक्षा का अधिकार है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें वो सारे विषयों को पढ़ता है, गणित, अंग्रेजी, भौतिक, जो सब पूरा जो उनको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान दिया जाता है विद्यालयों में, तो उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। और देखिए, कई मदरसे ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं, कई मदरसे ऐसे चल रहे हैं। देखिए, अभी जो डेटा आया, जब बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की, उसके बाद जो डेटा कलेक्ट किया गया, तो तकरीबन 9,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। उनको जो है वो कुरान सिखाई जा रही है। तो हिंदू बच्चों को आप दूसरे धर्म का सिखा रहे हैं, तो ये तो संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है। दूसरा, धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है। हमें संदेश खाली में ये उदाहरण देखने को मिलता है। हमारे देश की सीमाओं पर, झारखंड में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तो ऐसे कई सारे हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये एक बहुत बड़ी कमी है मदरसों के अंदर कि वहाँ शिक्षित जो है शिक्षक नहीं है, जिनके पास डिग्री होना चाहिए, बीएड डीएड की वो डिग्री नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को कैसे वो शिक्षा दे पाएंगे, और आज के समाज में और वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, और कैसे उनका सर्वांगीण विकास होगा, कैसे वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे, कैसे उनका भविष्य का निर्माण होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसी आप उसको धर्म का या तुष्टीकरण का चोला पहना कर भाग नहीं सकते। राजनीति तो आप गणेश तो समाज के संवारने का काम कर रहे हैं। हम जो देश का भविष्य है, जिस देश आज का पेपर लेके उनको संवारने का कर रहे हैं, उनको उस चीज से बचाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ एक ही जगह नहीं टिकता रहे, आपको आगे और भी पढ़ना है। जैसे आनंद जी कह रहे थे, मैं भी जैन हूँ, तो मैंने भी जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, सिर्फ जो हमारे मंदिर में या हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है हम वही पढ़ेंगे। लेकिन सरकारी मान्यता प्राप्त ऐसा कोई जैन गुरुकुल नहीं है, सरकारी मान्यता प्राप्त कोई ऐसी पाठशाला नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा क्या है कि अभी जो डेटा निकल के आया, जैसे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 13,000 अवैध मदरसे चल रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई। और अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 1,000 से ज्यादा अवैध मदरसे चल रहे हैं, और जिनमें किस तरीके की शिक्षा प्रणाली है। देखिए, 3 तरीके के मदरसे हैं। एक वो मदरसे जो मान्यता प्राप्त है, दूसरे वो मदरसे प्रशासन से कभी कोई संबंधी नहीं रहा, तीसरे वो मदरसे हैं जिनमें आज भी औरंगजेब की पद्धति से शिक्षा दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिन बच्चों के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, आगे जाके वो क्या, तो ये देश के लिए भी खतरनाक होगा। लेकिन अगर वो धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं अपने बच्चों को, उससे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन बच्चों को, उन नौनिहालों को, उनको देश का भविष्य उनको संरक्षित करना सरकार की, हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा काम लग रहा है। हम अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करेंगे कि रमेश शर्मा जी को शायद हमारे अन्य मेहमानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो मंजरी जैन जी का जो कहना है, उसे तो लगता है कि अगर जो ये चीज़ें लागू हों तो मदरसों में भी इंग्लिश की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई और ट्रेंड अध्यापक अगर जो वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएं तो गुणवत्ता बढ़ेगी,
तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है आनंद जैन जी? जनता पार्टी लाई है, तो जरा आप मंजरी जी को बताइए कि आप मदरसों में जाइए कि वहां कंप्यूटर है कि नहीं, ट्रेंड अध्यापक है कि नहीं, कंप्यूटराइजेशन की शिक्षा दी जाती है कि नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग में उसके लिए सब चीजों का प्रोविजन है। अल्पसंख्यक विभाग को द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको फंड दिया जाता है, उनको मदद की जाती है, जिसमें कंप्यूटर भी होती है, ट्रेंड शिक्षा भी होती है और नैतिक शिक्षा पाठ करने का भी अधिकार होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको इतनी चिंता है देश के विकास की, मदरसों की, विशेषकर मैं इसलिए बार बार करूं मुसलमानों की या मदरसों की, तो इनसे ये देखिए, आज की ये पत्रिका का हेडिंग पढ़िए आप, अगर आपको पढ़ने में आ रहा है, इसमें लिखा है, जरा फुल स्क्रीन कीजिएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल आप, हाँ दिखाइए इसे फुल स्क्रीन। हाँ जी जी, बताइए बताइए। तो जी, ये स्कूल है जी। तो अगर ये इतना चिंता है, तो ये सरकारी स्कूलों को चला पा रहे हैं क्या? वहां अध्यापक या प्रिंसिपल पहुंच पा रहे हैं क्या? वहां तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आपने कई बार मीडिया नहीं दिखाया, प्रिंट मीडिया नहीं दिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो दूसरे को डेप्यूट कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़ाता है। कई सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल पहुंचते नहीं है। तो अगर इनको देश की, प्रदेश की बच्चों की इतनी चिंता है, तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए ना आप मदरसों को एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट क्यों करना चाहते हैं? ये बीजेपी की प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की, मुद्दों से भटकाने की बातें हैं, क्योंकि इनके पास कोई तरीका है नहीं। सरकार के ऊपर कर्जा है, स्कीमों को ये पैसा दे नहीं पा रहे हैं, लोगों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। तो जयवर्धन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, उषा ठाकुर जी हमेशा धर्म को लेकर जवाब देती हैं। तो मेरा ये कहना है, नैतिक शिक्षा का पाठ तो जब आप जिस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो आपके स्कूलों की, प्रदेश की स्कूलों की हालत तो देखिए आप। ये तो एक पेपर का है, मैं आपको 10 पेपर कटिंग भेज सकता हूं जिसमें प्रिंसिपल और शिक्षक सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और 2-2 महीने स्कूल बंद रहते हैं। आपकी बातें भी सही हैं, आपकी बातें भी एक तरह से सही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास। जी रमेश, ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास हम आना चाहेंगे। जी आनंद जी का कहना है, आनंद जैन जी का कहना है कि ठीक है, अगर जो आप मदरसों को व्यवस्थित करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले जो प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पर भी आप ट्रेंड शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पाते, उसके शिक्षक विहीन स्कूल चलते हैं, उसकी तो पहले सुधार लीजिए, बाद में इधर आकर के सुधार कीजिएगा। क्या कहना है आपका कि वास्तव में ये कमियां हैं अभी सरकार की? कि एक के लिए कुछ अलग कानून, दूसरे के लिए कुछ अलग कानून, तो स्वाभाविक रूप से अगर हम सेकुलर राष्ट्र हैं तो कहीं ना कहीं कानून एक होना चाहिए। एक बात। दूसरा, जहां तक स्कूलों की बात है तो स्कूलों की व्यवस्था निरंतर सुधर रही है, वो सुधरती रहेगी। तो मोटे तौर पर सबसे पहले तो जो समाज को बांटने वाले कानून है उनको समाप्त होना चाहिए। और अगर वो अशासकीय संकल्प आ रहा है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। उन सारे राजनीतिक दलों को जो सेकुलर राजनीति करते हैं उनको तो कम से कम इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति करते हैं वो लोग इसका विरोध करें तो बात समझ में आती है, लेकिन सेकुलर वाले भी इसका विरोध करें तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। कानून जो है वो जिससे बच्चों का हित होगा वो मूल धारा में पढ़ेंगे, कंपटीशन में अच्छे से आएंगे। अभी जो एक सीमित दायरे की उनको जो शिक्षा दी जाती है वो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठेंगे। मेरी दृष्टि से यदि इस तरह के कानून में संशोधन होता है तो ये उचित ही होगा, लेकिन फिर भी अशासकीय संकल्प का कोई बहुत अर्थ नहीं होता, ये केवल वातावरण जैसा बनता है। अशासकीय संकल्प को शासन माने या ना माने, शासन मानने के लिए बात नहीं होता। तो अशासकीय संकल्प अगर आ रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें क्या मुद्दे आ रहे हैं, सदस्य क्या बात उसमें उठा रहे हैं, इसकी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस पे इतना भी बवाल नहीं मचना चाहिए। अब चूंकि समय समाप्ति की ओर है इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो संकल्प और सवाल,
संकल्प, अशासकीय संकल्प पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि किसी धर्म विशेष के शिक्षा पद्धति पर कुठाराघात हो रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम सेकुलर हैं तो सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक ही नियम कानून होने चाहिए और वास्तव में ट्रेंड अध्यापक सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने चाहिए। अगर इस तरह की विचारधारा के साथ कोई संकल्प आ रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि जिन स्कूलों की जिम्मेदारी सरकार के भरोसे है, क्या वहां सभी स्कूलों में ट्रेंड अध्यापक हैं? अगर नहीं है तो वहां भी खाली पदों पर भर्ती होनी चाहिए ताकि शिक्षा जो है वो बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों को मिल सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।